जय हिंद। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। सोल्जर जीडी का पेपर है आपका, सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर फतेहगढ़ का। ठीक है, ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो जानकारी दी जाती है वो इसमें दी गई है पेपर में, लेकिन 35 से कुछ होगा नहीं, पासिंग मार्क्स से लाना तो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो पेपर है आपका, ये पेपर देखो 28 मार्च 2021 के आर्मी जीडी एग्जाम का है। सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर फतेहगढ़ का पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है आपका जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सुल्तान रजिया, बेगम हजरत महल, नूरजहां या फिर चांद बीबी? दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? क्या होगा राइट आंसर, सभी को यहाँ पे करना है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? चलो आंसर बताओ जल्दी से। तो दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो है देखो आपके सुल्तान रजिया, या फिर इन्हीं को रजिया सुल्तान भी लिखा जाता है। तो क्या राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, सुल्ताना रजिया, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, या फिर डी में है 5 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से, सभी कोई करेंगे आंसर। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है ये होता है देखो आपका 6 वर्षों का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 6 वर्ष। जिन्होंने भी ए को किया बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है सरहद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी बारी दोआब नहर? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर। तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। क्या हो गया राइट आंसर, तो इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर। बहुत अच्छे, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? गंधार, कौशल, मगध या फिर अवंती? इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? चलिए आंसर कीजिए और बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए इन चारों में से वह राज्य जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा है वो है कौशल। यहाँ पर इन्होंने अपने प्रवचन दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 5 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका? किस बैंक का मुख्यालय, ये देखिए यहाँ पर मणिपुर नहीं मणिपाल होना चाहिए। ठीक है, किस बैंक का मुख्यालय जो है मणिपाल कर्नाटक में स्थित है? सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक? कौन सा ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय मणिपाल कर्नाटका में स्थित है? चलो आंसर करो और बताओ जल्दी से। तो मणिपाल कर्नाटका में स्थित जो बैंक है वो बैंक है देखो आपका सिंडिकेट बैंक। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए सिंडिकेट बैंक। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द एमोंग फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज? निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ? थारू, लेप्चा, अबोर या फिर गद्दी? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है? चलिए आंसर कीजिए और बताइए सभी लोग, सभी को आंसर करना है बिना किसी मिस्टेक के साथ, सब कोई बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से जो धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है वो है देखो आपका गद्दी। क्या राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी गद्दी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 7 नंबर सवाल है देखो, कि मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? तो जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह देखो आपका स्थित है चेन्नई में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए चेन्नई। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया गया है, ये है देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज एडमायर्ड एज
टेम्सेस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। 1800 ये देखिए 93 यहाँ पे होना चाहिए, याद रखिएगा, हिंदी वाले में 93 होगा, ठीक है। 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रभावशाली हिंदी के रूप में सराहा गया, प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? स्वामी विवेकानंद जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, गौतम बुद्ध जी को, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को? 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ जो विश्व धार्मिक सभा का, उसमें किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? तो वो है देखो आपके कौन, तो वो है स्वामी विवेकानंद। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल्ली कैपेसिटी, आर्द्रता को पूर्ण तौर पे ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, भरी हुई हवा, या फिर शुद्ध आर्द्रता? बताना है कि वैसी हवा जो कि आर्द्रता को पूर्ण रूप से ग्रहण कर ली है, वैसी हवा को क्या बोलेंगे? तो देखिए वैसी हवा को जो है ना भरी हुई हवा कहा जाता है, सेचुरेटेड एयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 10 नंबर सवाल दिया गया है, देखो कि वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? ऊटी में है, मसूरी में है, शिमला में है, या फिर दिल्ली में है? जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी है, जिसे कि लबासना भी बोलते हैं, यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए सबको, जो लबासना है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे करना है। चलिए तो कहाँ पे है आपका लबासना? तो लबासना जो है ये देखो आपका स्थित है मसूरी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मसूरी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज? क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपका दिया गया है, क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है गौरी बिदानूर, या फिर आपका दिया हुआ है नेक्स्ट में देखो मनवाल कुरीची, नेक्स्ट में है जादूगोड़ा, फिर है वासी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो कौन है? तो वो है देखो जादूगोड़ा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट? डिग्री मेरिडियन, भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। 180 डिग्री, 0 डिग्री, या फिर 90 डिग्री? जो भूमध्य रेखा है यह कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? जो भूमध्य रेखा है यह कितने डिग्री पर स्थित है? चलिए आंसर की जरूर बताइए सबको, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्या होगा यहाँ पे? तो जो भूमध्य रेखा है यह देखो आपका 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। क्या राइट आंसर हो गया? तो ऑप्शन सी 0 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खासी एंड गारो ट्राइब मेनली लिव इन? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती हैं मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, या फिर मणिपुर में? खासी और गारो जनजाति जो हैं यह कहाँ निवास करती हैं? खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो खासी और गारो जनजाति जो है यह मुख्य रूप से देखिए मेघालय में निवास करती है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल यहाँ पे आपका दिया गया है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सूरत में, कलकत्ता में, दिल्ली में, या फिर बॉम्बे में? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए सब कोई। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह हुआ था बॉम्बे में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी बॉम्बे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कंबाला रेस इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन? कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, या केरल? कंबाला जो कि एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है, इसका आयोजन किस राज्य में होता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए। तो देखिए कंबाला जो कि एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है, इसका जो आयोजन है यह किया जाता है कर्नाटका में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कर्नाटका, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपके 15 जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो है आपके यहाँ से सेक्शन बी की शुरुआत होगी, और सेक्शन बी में जो आपके जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? निम्नलिखित में से पहला गणन यंत्र कौन सा है? गणना करने का यंत्र, पास्कलिन, ट्यूरिंग मशीन, या फिर अबेकस? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि पहला गणन यंत्र है? चलिए आंसर की जरूर बताइए, क्या होगा? पहला गणन यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो पहला गणन यंत्र है वो कौन हो गया? तो वो हो गया देखो आपका ऑप्शन डी अबेकस। क्या होगा राइट आंसर? तो अबेकस। कौन सा पहला गणन यंत्र है? तो वो है अबेकस, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है,
द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था थियोडर बर्गमैन के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा, जॉन ब्राउनिंग के द्वारा, या फिर नेक्स्ट में है देखो आपका हेनरी डिंगरिंग के द्वारा। किसके द्वारा जो है रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ? जो रिवॉल्वर है इसका आविष्कार किन्होंने किया? तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है यह किया गया है देखो सैमुअल कोल्ट के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सैमुअल कोल्ट हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 18 नंबर सवाल जो है यह यहाँ पे दिया गया है आपको, देखो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, यह जनन अंगों का विज्ञान है। आगे दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि यह जो है आपका यह हवा या गैसों के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। बताना है कि आप जो है वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से, आप जो है वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो देखिए वायु गति शास्त्र जो है इससे क्या समझते हैं? तो इससे जो है यह हवा या गैसों में होने वाली प्रवाह या हलचल का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 19 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है दाब की, आवर्तन की संख्या की, आवृत्ति की, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हर्ट्ज है यह किसकी इकाई है? जो हर्ट्ज है यह किसका इकाई है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो हर्ट्ज है यह देखो इकाई है आवृत्ति की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, चलिए अब जो है करेंगे 20 नंबर सवाल को। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 20 नंबर सवाल जो है यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका देखो 20 नंबर कि कोरोना ग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोना ग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है सूर्य के कोरोना का अवकलन करने और तस्वीरों खींचने के लिए, नसों का अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, या फिर धमनियों के अध्ययन के लिए। देखिए क्वेश्चन जो आपका 28 मार्च 2021 को है दिया हुआ है क्वेश्चन कोरोना ग्राफ से रिलेटेड। देख सकते हैं यहाँ पे, तो लगेगा कि जैसे कुछ शरीर से रिलेटेड है या कोई शरीर का विज्ञान है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कोरोना ग्राफ जो है यह सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचने के बारे में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका 21 नंबर दिया गया है। देखिए 21 नंबर सवाल है आपका कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? ली दे फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी, जेपी एकट, या फिर चार्ल्स बेबेज। क्या होगा राइट आंसर? यदि अभी तक भी आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए बताना है कि कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का जनक जो है यह माना जाता है जॉन मैकार्थी को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 22 नंबर सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? मोनोसाइट्स, सफेद रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ये आपको यहाँ पे बताना है। 22 नंबर सवाल है आपका और सभी लोग जो है इसका आंसर करेंगे बिना रुके, सभी को बतानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है रक्त संचार में सहायक है? क्या होगा राइट आंसर? तो इनमें से जो रक्त संचार में सहायक है वो कौन सा है? ये आपको आज का मैं होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सबको इसका आंसर मुझे होमवर्क में बताओगे। एक मैं पर डे आपको एक ना एक होमवर्क देता ही हूँ, तो आज का भी आपका ये होमवर्क है और सब कुछ जो है इसका आंसर मुझे होमवर्क में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल को देखेंगे। 23 नंबर सवाल जो है दिया हुआ है आपको कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है लाल रोशनी में, नीले रोशनी में, सफेद रोशनी में, या हरे रोशनी में। जो प्रकाश संश्लेषण है यह किस में होता है? चलिए सभी लोग बताएंगे बिना किसी देरी के साथ, सबको आंसर करना है। प्रकाश संश्लेषण जो है अधिकतम किस प्रकाश में होता है, किस रंग के प्रकाश में होता है? चलिए आंसर कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह देखो होता है लाल रोशनी में। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए लाल रोशनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो किया गया है ये मिला हुआ है। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टेरेस्ट्रिकल डिस्टेंस, टेरेस्ट्रिकल दूरी को मापने की कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या मीटर। जो टेरेस्ट्रिकल दूरी होती है जिसको एक तरीके से खगोलीय दूरी भी बोलते हैं, खगोलीय दूरी को मापने की सही इकाई कौन सी है? चलिए आंसर की जरूर बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए टेरेस्ट्रिकल दूरी, खगोलीय दूरी को मापने की जो सही इकाई है यहाँ पे वो है आपका प्रकाश वर्ष। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 25 नंबर सवाल पे। ये है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, पेट्रोलियम, चारकोल, या फिर कोयला। बताना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि प्राथमिक ईंधन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्राथमिक ईंधन कौन है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो प्राथमिक ईंधन जो है यहाँ पे वो है देखो आपका कोयला।
क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी कोयला। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि एट हाई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? निम्न वायुमंडलीय दबाव, इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव या फिर अत्यधिक सर्दी। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है किस कारण से नाक में से खून बहने लगता है, सबको को बताना है, बिना किसी मिस्टेक के साथ सबको ये आंसर करेंगे। तो देखिए अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है जिस कारण से नाक में से खून बहता है वह कारण है निम्न वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से जो है, निम्न वायुमंडलीय दबाव होने की वजह से जो है नाक से खून बहने लगता है। हो गया सभी का? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 27 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि बोटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पक्षियों के जीवन का, जानवरों के जीवन का, मानव जीवन का या फिर प्लांट्स लाइफ, पौधों के जीवन का। वनस्पति विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? तो जो वनस्पति विज्ञान है यह देखो अध्ययन है पौधों के जीवन का, मतलब कि प्लांट्स लाइफ का। हो गया ना? चलिए 28 नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ना चीनी का रासायनिक आणविक सूत्र है। चलिए दिया हुआ है देखो H2CO3, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी में है C12H22O6, 66H12O6 है यहाँ पे। और नेक्स्ट में आपका डी में है H2C2O4। चलिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? H2CO3 या फिर C12H22O11 बी में है, या फिर सी में दिया हुआ है C6H12O6, या फिर डी में है आपका H2C2O4। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए गन्ना चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है ऑप्शन बी। क्या होता है गन्ना चीनी का रासायनिक सूत्र? तो गन्ना चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है देखो C12H22 और नेक्स्ट में होता है आपका O11। ये जो है राइट आंसर हो गया C12H22O11। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल आपका यहाँ पे है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है। नॉन ऑफ दीज, 1038 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तांबे का जो गलनांक है कितना होता है? तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो तांबे का जो गलनांक है यह देखो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब जो है जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। टूथ डेकी स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, मुंह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 8 से, 10 से, 5.5 से या फिर 7 से। मुंह के पीएच का मान कितना से कम हो जाने पर जो है दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो मुंह के पीएच का मान देखो जब 5.5 से कम हो जाता है तब जो है दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 5.5। चलिए टोटल 30 क्वेश्चन आपको आज के करवा दिए गए हैं। आप सब अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ जो आज का मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर सबको जरूर बताएंगे। अब आप सब बोलोगे कि आप 30 क्वेश्चन ही क्यों करवाते हो, मैथ के क्वेश्चन क्यों नहीं बनवाते हो, और जो रीजनिंग होते हैं बाकी के बच्चे हुए 20 क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है ना, इस पर समझाना बहुत मुश्किल होता है। इस पर लिखूंगा आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए नहीं बनवा पाता हूँ। लेकिन उसका टेंशन ना लो, बहुत जल्द देखो 30 जनवरी आपका एग्जाम डेट बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तो 30 जनवरी एग्जाम डेट आ रही है। इस एग्जाम डेट से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैथ के, सभी को अलग से टाइप कर करके आपके लिए ला दिया जाएगा, मैथ और रीजनिंग, और आपको बनवा दिया जाएगा। तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। लेकिन अभी देखो इस पर बनवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जैसी क्लास। अपना स्कोर जरूर शेयर कर दीजिएगा, होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा, और टेंशन ना लो, मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बहुत जल्द बनवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जैसी क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, मुलाकात होगी आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।